हेलो क्लास 11th। आज हम वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ करेंगे। वस्तु विनिमय से मतलब तो आप समझते ही होंगे, जब वस्तु का वस्तु से लेन देन किया जाता है, वस्तु का वस्तु से ही क्रय किया जाता है, विक्रय किया जाता है, माने लेन देन जो भी है, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु मिलेगी, उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। पहला पॉइंट क्या होता है इसका लाभ जो होता है, दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिए। इस प्रणाली में दोनों पक्षों को उपयोगिता का लाभ प्राप्त होता है, माने दोनों व्यक्तियों को लाभ होता है वस्तु के लेन देन से। विनिमय से संबंध रखने वाले दोनों व्यक्ति वे वस्तु देते हैं जो उनके पास अतिरिक्त होती है। अतिरिक्त माने ज़्यादा होती है। मान लो राम के पास गेहूं है और ज़रूरत से ज़्यादा है, तो अपनी आवश्यकता के लिए रख के जो अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है, वो देगा। तो आवश्यकता से अधिक होती है और इस अतिरिक्त वस्तु के बदले में अपेक्षाकृत आवश्यक वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास गेहूँ ज़्यादा है, मैंने अपनी आवश्यकता का गेहूं रख लिया, अब मुझे चावल खाने की इच्छा हो रही है, तो मैं दूसरे व्यक्ति से चावल ले लूँगी, और दूसरे व्यक्ति के पास चावल ज़्यादा है, उसे गेहूं खाने की इच्छा हो रही है, तो अपना अतिरिक्त चावल, एक्स्ट्रा वाला चावल दे के गेहूँ ले लेगा। अन्य शब्दों में वस्तु विनिमय प्रत्येक पक्ष कम उपयोगिता वाली वस्तु देकर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दो पक्ष अतिरिक्त उपयोगिता का लाभ उठाकर अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मतलब गेहूँ वाले व्यक्ति के पास गेहूँ ज़्यादा था, तो उसने चावल लिया तो उसे ज़्यादा संतुष्टि हो गई, वैरायटी में खाने को मिल गया। इसी तरह चावल वाले व्यक्ति को भी वैरायटी में गेहूं भी साथ में मिल गया। सेकंड होती है, ये प्रणाली सरल है, मतलब अनपढ़ व्यक्ति होते हैं जो गांव के, उन लोगों को भी आसानी से समझ में आ जाती है कि एक डिब्बे गेहूं के बदले में एक डिब्बा चावल मिल गया। तो ये प्रणाली बहुत सरल होती है। इस पद्धति में एक व्यक्ति दूसरे के पास अपनी वस्तु लेकर जाता है और दोनों के सहमत हो जाने पर, दोनों मतलब आपस में रजामंद हो जाते हैं कि मैं तेरी वस्तु ले लूँगा, तू मेरी वस्तु ले ले, तो फिर एक की वस्तु दूसरे की वस्तु से बदल ली जाती है। तो दोनों समझ में आ गए आपको कि दोनों पक्षों को लाभ होता है, सरल प्रणाली है। तीसरा, पारस्परिक सहयोग में वृद्धि। अब देखो, वस्तु विनिमय में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा तो आपस में हालचाल पूछेगा, तो उन लोगों में प्रेम प्यार भी बढ़ेगा, तो पारस्परिक सहयोग में वृद्धि भी होती है। इस प्रथा का आधार मनुष्य का आपसी सहयोग है। इसमें एक व्यक्ति कोई वस्तु उत्पन्न करता है और दूसरा व्यक्ति दूसरी, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति के पास गेहूं ज़्यादा है, दूसरे के पास चावल, फिर मनुष्य अपनी आपस में अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। मतलब गेहूं वाले ने चावल ले लिया, चावल वाले ने गेहूं। ये आदान प्रदान से क्या होता है, प्रेम और सहयोग की नींव पर ही संभव होता है। अगर दो व्यक्तियों में आपस में प्रेम प्यार होगा तभी वो लेन देन संभव होता है। फोर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयुक्त। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कौन सा होता है, जब एक देश का दूसरे देश से होता है। अब देखो, हमारे भारत की मुद्रा रुपया है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, तो अब दोनों की मुद्रा में फ़र्क है। पर अगर वस्तु विनिमय होता है तो उसमें ये मुद्रा की कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि सामान के बदले में सामान ही मिल रहा है। व्यापार में के लिए उपयुक्त है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भुगतान मुद्रा द्वारा कठिन होता है, क्योंकि दोनों देशों की मुद्राएं अलग हैं। अब इसका कारण भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न मुद्राओं का चलन में होना है। इसलिए वस्तु से वस्तु का विनिमय अगर करना है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो एक देश का दूसरे देश से होता है वो भी संभव आराम से हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है धन के केंद्रीयकरण का अभाव। मान लीजिए कि अगर रुपया पैसा चलता है तो अमीर व्यक्ति और अमीर होता जाएगा, क्योंकि उसे रुपया जमा करने की इच्छा होगी। पर अगर हमारा सामान ऐसा है जो खराब होने वाला है तो हम उसे जमा करके रख ही नहीं सकते, तो हमें दूसरे व्यक्ति को देना ही पड़ेगा, तो केंद्रीयकरण नहीं होगा। केंद्रीयकरण माने इकट्ठा करना, स्टॉक करना। वस्तुएं अपेक्षाकृत शीघ्र नाशवान होती हैं, जैसे फल सब्जियां, अतः उन्हें दीर्घकाल के लिए मतलब लंबे समय के लिए एकत्रित करके नहीं रखा जा सकता है। मतलब लंबे समय के लिए जमा नहीं कर सकते आप। फिर इस प्रणाली में उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है, मतलब हर व्यक्ति बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं करता, क्योंकि फिर वो सामान कैसे देगा किसी को। इस कारण एक व्यक्ति के पास धन एकत्रित करना कठिन होता है। तो केंद्रीयकरण का अभाव माने यह भी एक लाभ है। छठा पॉइंट है कुशलता में वृद्धि। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति खेती करता है तो खेती में निपुण हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कपड़ा बुनता है तो कपड़ा बुनने में निपुण हो जाएगा। कोई जूते बनाता है तो जूते बनाने में निपुण हो जाएगा। तो वो बनाते बनाते इतना निपुण हो जाएगा कि कम से कम टाइम में भी बहुत अच्छी क्वालिटी के सामान बना सकता है। इसे कहते हैं कुशलता में वृद्धि। अब प्रत्येक व्यक्ति किसी वस्तु को बनाने में विशिष्टता प्राप्त कर लेता है। विशिष्टता माने उसे एक तरह की विशेष तरह की चीज़ बनाने की आदत पड़ जाती है, तो उसका सामान अच्छी क्वालिटी का बन जाता है। वह अपनी वस्तु को अच्छी से अच्छी बनाने के लिए उसमें बराबर सुधार करता रहता है।
ताकि जनता उसे पसंद कर ले। इस प्रकार के प्रयत्न में श्रमिक की कुशलता में वृद्धि हो जाती है और वस्तु विनिमय भी सुगम हो जाता है। हर व्यक्ति अपनी चीज़ को अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करता है दूसरे व्यक्ति को देने के लिए। 7वां है मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन के भय से मुक्ति। अब देखो, अगर मुद्रा होती है तो मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन जैसी ये कठिनाइयाँ भी पैदा होती हैं। अब जब मुद्रा ही नहीं है तो ये भी एक लाभ है, क्योंकि मुद्रा है ही नहीं हमारे पास। मुद्रास्फीति में क्या होता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं और मुद्रा संकुचन में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। अब ये मुद्रा के दोनों दोषों से मुक्त है, क्योंकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उतनी ही वस्तुएं बना पाता है जितना समाज की आवश्यकता होती है। वस्तुओं के आदान प्रदान से मुद्रा नहीं होती। में मुद्रा है ही नहीं वस्तुओं के आदान प्रदान में, तो ये दोष हमारे खत्म हो जाते हैं। ना तो स्फीति रहेगी, ना मुद्रा संकुचन रहेगा। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, और मुद्रा संकुचन का मतलब होता है वस्तुओं के मूल्य में कमी। तो बेटा ये सब मैंने आपको जो पॉइंट कराए हैं ये सब आप याद कर लेना, और मंडे को मैं आपका टेस्ट लूँगी वस्तु विनिमय की विशेषताएं।